गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 11 ऑफ आवर IoT 25 डेज सीरीज और आज हम करने जा रहे हैं IoT ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फर्मवेयर। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, आज की वीडियो के एंड होने के बाद आपको IoT के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उसके फर्मवेयर का अच्छा खासा आपको नॉलेज हो जाएगा। होप सो अगर आप मेरे को अच्छे से फॉलो करते हैं और मेरे बात को ध्यान देते हैं तो लेट्स बिगिन विद द कंटेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, देखिए कंटेंट्स में सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू IoT ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाई IoT नीड स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम, बेयर मेटल प्रोग्रामिंग ओवरव्यू, RTOs रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक को पढ़ेंगे, फ्री OS को ओवरव्यू करेंगे, फ्री RTOs को ओवरव्यू करेंगे, टास्क शेड्यूलिंग इन RTOs करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट इन IoT डिवाइसेस करेंगे, फर्मवेयर कॉन्सेप्ट इन IoT को समझेंगे, फर्मवेयर अपडेट OTA ओवर द ईयर वाला समझेंगे और कंपैरिजन बेयर मेटल वर्सेस RTOs। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यू टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, कुछ जैसे कि OTA हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू IoT ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो देखिए, introduction to IoT operating system, तो an IoT operating system manages hardware resources and software tasks on microcontrollers. Unlike PC OS, Windows, Linux, IoT OS is very small, fast, power efficient, real time. तो अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे बेसिक क्वेश्चन जो उठ के आता है कि क्यों नहीं हम लोग जो नॉर्मल जनरल पर्पस हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो कि हम लोग का कंप्यूटर्स में यूज होता है वो हम लोग IoT डिवाइसेस में क्यों नहीं यूज करते हैं। तो इसका सबसे स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर जो होगा, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें आपका लार्ज अमाउंट ऑफ रैम रोम ये सब का जरूरत पड़ता है, पावर भी ज्यादा लगता है उसको वर्क करने के लिए। सो हम लोग का जो IoT होता है ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए काम करता है, उसमें स्मॉल सेंसर्स होते हैं जो कि स्मॉल बैटरी से चलता है। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डाटा केबीज में ट्रांसफर होते हैं, तो जो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो IoT के सिस्टम में काम नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग को स्पेशलाइज्ड IoT ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको होप समझ आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट है व्हाई IoT नीड स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया, IoT डिवाइसेस हैव लिमिटेड रैम एंड फ्लैश, लो CPU power, battery constraints and real time deadlines. So normal OS cannot work here, so lightweight OS is required. मतलब कि IoT के स्पेशलाइज्ड IoT के लिए स्पेशली बने हुए OS हम लोग यहाँ पे चाहिए। ठीक है, जनरल पर्पस OS को हम लोग यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हम लोग का है ये है बेयर मेटल प्रोग्रामिंग के ओवरव्यू के बारे में। सो बेयर मेटल क्या होता है? नो ऑपरेटिंग सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका? कोड रन डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर, वेरी फास्ट, वेरी लिमिटेड फीचर, हार्ड टू मैनेज लार्ज प्रोग्राम, यूज्ड इन सिंपल सेंसर, वेरी स्मॉल डिवाइसेस। देखिए, बेयर मेटल में क्या होता है ना कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ही नहीं होता। अगर आपको हम यहाँ पे और डेफिनेशन में इसको बताएं, सो बेयर मेटल्स मींस प्रोग्रामिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ऐसा प्रोग्रामिंग जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का असिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी कोड लिखते हैं वो डायरेक्टली हम लोग हार्डवेयर पे रन करते हैं। ठीक है, और जो भी चीज हम लोग को मैनेज करना है वो हम लोग खुद से करते हैं, लार्ज प्रोग्राम्स को खुद मैनेज करते हैं विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से हमारा बेयर मेटल काम करता है। बेयर मेटल को अगर आपको याद करके रखना है तो इसका न्यूमोनिक्स या की पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि नो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब कोई OS का हम लोग यहाँ पे गाइडेंस नहीं ले रहे हैं अपने कोड्स को लिखने के लिए या उसको रन करने के लिए। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है हम लोग का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड विद इन अ फिक्स टाइम। की फीचर क्या है? टास्क शेड्यूलिंग, डिटरमिनिस्टिक टाइमिंग, लो लेटेंसी, एफिशिएंट रिसोर्सेज यूसेज, यूज्ड वेयर टाइमिंग इज क्रिटिकल। देखिए, RTOs का सबसे बड़ा प्रोस हम आपको बताते हैं। इसका प्रोस क्या होता है ना कि ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चलता है, मतलब ये आपको गारंटी करके देता है कि अगर मैं इस चीज पे काम करूंगा, अगर आप मेरे से सेंसर से ये डाटा लेके दूसरे जगह पे भेज रहे हैं तो वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में उसको भेजेगा। ठीक है, और ये उस चीज का गारंटी देता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इसी चीज के लिए बनाया गया है, टाइम कंस्ट्रेंट्स में ये काम करता है। ठीक है, डिटरमिनिस्टिक टाइमिंग जो इसमें लिखा हुआ, टास्क शेड्यूलिंग। सो ये IoT में बहुत नीडेड चीज होता है। ठीक है, कि वहां पर डाटा जो है वो कितने स्पीड मिली सेकेंड्स में भेजा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे जाके हम हमको बताएंगे भी कि जो हम लोग का GPOS होता है, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों के बीच में ये डिफरेंस आता है। ठीक है, जो GPOS होता है ये क्या करता है? ये इस डाटा को थ्रू आउट करता है, ये देखता है कि थॉरोपुट यहाँ पे हो रहा है कि नहीं डाटा। बट वहीं पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको डाटा शो करना है डैशबोर्ड में तो करना है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग में ये काम करता है, एक टाइम कंस्ट्रेंट्स में रह के ये काम करता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ टॉपिक की तरफ। फिफ्थ टॉपिक है हम लोग का फ्री
RTOS overview. So free RTOS is the most popular IoT RTOS feature, open source, small memory footprint, task and queue management, semaphore and mutex support, works with ESP32, STM32 और Arduino. मतलब ये बहुत सारे आप बोल सकते हैं फ्री OS जो होता है हम लोग के यहाँ पे, ये बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कंपैटिबल होता है, इजी टू यूज होता है और सबसे बड़ी बात ये ओपन सोर्स होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ यहाँ पर ओवरव्यू थे फ्री RTOS का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6 टॉपिक की तरफ। टास्क शेड्यूलिंग इन आरटीओएस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो आरटीओएस रन्स मल्टीपल टास्क यूजिंग प्रियोरिटीज। मतलब कि आरटीओएस जो यहाँ पे है, अब देखिए अब उसको कौन सा टास्क पहले करना है, ये आप क्या प्रियोरिटी सेट कर रहे हैं उस पर ये काम करता है। लाइक हाई प्रियोरिटी जो रहेगा ये सबसे पहले काम करेगा, फिर लो प्रियोरिटी रन्स लेटर, ऑब्वियस सी बात है। फिर शेड्यूलिंग टाइप्स प्री इमिटिव और कोऑपरेटिव, तो इस तरीके से हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं टास्क को। सो रिक्वायर्स रियल टाइम बिहेवियर, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए लो प्रियोरिटी हाई प्रियोरिटी करके स्केल यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये प्री इमिटिव है और ये कोऑपरेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। हाई प्रियोरिटी प्री इमिटिव को देते हैं, जो कोऑपरेटिव होता है ये थोड़ा सा हम लोग लो प्रियोरिटी में रखते हैं, मतलब रनस्लेटर में रखते हैं, ठीक है। इंश्योर्स रियल टाइम बिहेवियर। जो हम लोग का 8 टॉपिक है यहाँ पे, फर्म वायर कॉन्सेप्ट इन आईओटी। तो फर्म वायर सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इनसाइड द डिवाइस, इट कंट्रोल्स सेंसर्स, कम्युनिकेशन, लॉजिक, अपडेट्स, ठीक है। फर्म वेयर क्या होता है ना, ये सबसे बेसिक टाइप्स ऑफ आपका जो आईओटी के अंदर डिवाइसेस के अंदर जो हम लोग का वर्क होता है, जो उसका बेसिक इन्फो होता है, वो सब फर्म वेयर के अंदर ही आता है, ठीक है। लाइक फर्म वेयर सिट्स बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, लाइक सॉफ्टवेयर स्टोर्ड इनसाइड द डिवाइस, आईटी कंट्रोल, सेंसर, कम्युनिकेशन, लॉजिक, अपडेट्स, इस तरीके के जितने भी हम लोग के फंक्शन होते हैं ये सब फर्म वेयर के अंदर में आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 9 टॉपिक की तरफ। तो फर्मवेयर अपडेट, ओवर द एयर अपडेट। तो ओवर द एयर अपडेट जो होता है ये हम आपको पहले भी पढ़ाए हैं। ओवर द एयर अपडेट जो होता है ये अलाउ करता है फर्मवेयर को अपडेट करने के लिए रिमोटली। मतलब कि ओवर द एयर क्या होता है, ये कंटिन्यूस डाटा सेंड करता है, रिसीव करता है, अपडेट सेंड करता है, रिसीव करता है। तो ओवर द एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं फंक्शन होता है किसी भी फर्मवेयर का या किसी भी आईओटी डिवाइसेस का, ठीक है। सो नो फिजिकल एक्सेस नीडेड, बग फिक्सिंग, फीचर अपग्रेड, सिक्योरिटी पैच, क्रिटिकल फॉर लार्ज आईओटी डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। ठीक है, अब चलिए कंपैरिजन करते हैं बेयर मेटल का और आरटीओएस का। तो फीचर बेयर मेटल, आरटीओएस का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है बेयर मेटल का ये लो होता है, आरटीओएस का मीडियम होता है। मल्टीटास्किंग बेयर मेटल नहीं कर सकता, आरटीओएस कर सकता है। बस वही है कि यहाँ पर प्रियोरिटी हाई प्रियोरिटी लो प्रियोरिटी में काम करता है। टाइमिंग यहाँ पर इसका अनप्रिडिक्टेबल होता है, वहीं पर आरटीओएस का डिटर्मिनिस्टिक होता है, जैसे कि मैंने बताया था। स्केलेबिलिटी मेटल का यहाँ पर पुअर होता है बेयर मेटल का, और आरटीओएस का गुड होता है। यूज केस, ये सिंपल सिस्टम के लिए काम करता है बेयर मेटल, और हम लोग का आरटीओएस कॉम्प्लेक्स आईओटी के लिए काम करता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं टेबल दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आता है तो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चंस की तरफ, होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाएंगे। बाद बाकी आपको उसको खुद से अपने कॉपी में उतारना पड़ेगा, तभी ये आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फर्मवेयर का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरटीओएस स्टैंड्स फॉर, देखिए अब बस एमसीक्यू, तो हम तो आपको एमसीक्यू जैसे नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको उसका बेसिक्स भी बताएंगे, उसका डीप में आपको हम ले जाएंगे। तो आरटीओएस के बारे में हम लोग जैसे पढ़े, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टाइम डिटर्मिनेंट सिस्टम होता है। लाइक अगर हम आपको बताएं थ्योरी के टर्म्स में, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम डिजाइन वेयर टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन स्ट्रिक्ट गारंटीड टाइम कंस्ट्रेंट्स, डेडलाइन, मेकिंग इट वाइटल फॉर क्रिटिकल आईओटी एप्लीकेशन। अगर आप जानते होंगे, अगर आप कभी भी एक आईओटी एप्लीकेशन बनाए होंगे तो आप लोग रिजल्ट किस बेसिस पे लिखते हैं कि इतने मिली सेकेंड्स में हमारा जो रिजल्ट है वो डैशबोर्ड में शो हुआ या उसका आउटकम आया, ठीक है। इस तरीके से कोई भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लो लेवल पे जो बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे आरटीओएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, विच ओएस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर आईओटी, सेकंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। तो RTOS ही है। So RTOS is preferred for its minimal resources needs and deterministic timing. RTOS is the choice for vast majority of small battery powered IoT edge devices microcontroller. So small battery powered जैसे कि मैंने बात किया, सिंपल बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में भी RTOS का हम लोग यूज करते हैं कि हमारा कितना मिनट में हमारा आउटकम आ रहा है उस चीज को मेजर करने के लिए। तो इसका डिटर्मिनिस्टिक टाइमिंग जो होता है ये सबसे अप हैंड होता है, जिसके चलते इसको सब IoT डिवाइस में प्रेफर करता है यूज करने के लिए। बेयर मेटल का मीनिंग क्या होता है आपको पहले ही बताया, फिर से बता रहे, बेयर मेटल मीन्स नो प्रोग्रामिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग system. Okay, programming without an operating system. The application code runs directly on the hardware. The programmer is responsible for managing all hardware interaction, interrupts and timing without OS assistance. मतलब कि जैसे मैंने बताया कि आपके यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, टाइम मैनेज हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के गाइडेंस में नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं खुद हम लोग हार्डवेयर में प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बेयर मेटल काम करता है, मतलब नो ऑपरेटिंग सिस्टम।
which is responsible for task scheduling. So the kernel is responsible for task scheduling. The kernel is the core of any operating system, including RTOS, its schedule component device which task or thread gets to use the CPU at any given moment, managing currency and priorities. तो जो कर्नल होता है ये किसी भी आप बोल सकते हैं कि सीपीयू होता है, सॉरी कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, उसका मेन कंपोनेंट होता है। उसी तरीके से कर्नल जो होता है ये हम लोग का मेन कोर कंपोनेंट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टास्क शेड्यूलिंग के लिए। सो जो भी हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट डिसाइड विच टास्क और थ्रेड गेट्स टू यूज द सीपीयू एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब कि कौन सा थ्रेड कौन सा कोर हम लोग का कब काम कर रहा है, ये सब हम लोग का कर्नल डिसाइड करता है। ठीक है, और ये हम लोग का कॉन्करेंसी भी मेजर करता है। सो मैनेजिंग द कॉन्करेंसी एंड प्रायोरिटीज, कौन सा पहले रन करेगा कौन सा बाद में रन करेगा। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ओटीए स्टैंड्स फॉर ओवर द ईयर। सो ओटीए स्टैंड्स फॉर ओवर द ईयर। दिस रेफर्स टू द मेथड ऑफ डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और कॉन्फ़िगरेशन अपडेट वायरलेसली फ्रॉम अ सर्वर टू अ डिवाइस ऑलरेडी डिप्लॉयड इन द फील्ड। तो आपको जैसे पहले हम बताए थे कि जो भी अपडेट्स है, जो भी हम लोग के यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है वायरलेसली, ये भेजता है ओवर द ईयर टू दी सेंसर डाटा और द क्लाउड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे रियल टाइम आईओटी डिवाइसेस के लिए, ओवर द ईयर अपडेट्स और इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाई नॉर्मल ओएस इज नॉट सुटेबल फॉर आईओटी डिवाइसेस। फर्स्ट टॉपिक में आपको यहाँ पे बहुत अच्छा समझाया था कि हम लोग का नॉर्मल ओएस क्यों हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं आईओटी डिवाइसेस में। देखिए, अगर आपको मेरा पेज थोड़ा ज्यादा लग रहा है सो डोंट वरी फॉर दैट, आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। हम इसलिए यहाँ पे पेज ज्यादा रख रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे कम टाइम में ज्यादा टॉपिक कवर करना है, और क्योंकि ये कंस्ट्रेंट टाइमिंग में हम लोग को इसको कंप्लीट करना है इस पूरे सीरीज को। और 20 मिनट्स का वीडियो होना चाहिए। सो दैट्स वाई थोड़ा सा पेस यहाँ पे हम बढ़ा के बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली हम इतना पेस में बोलते नहीं है। सो वाई नॉर्मल ओएस इज नॉट सुटेबल फॉर आईओटी डिवाइसेस। सो अ जनरल पर्पस ओएस, जीपीओएस लाइक विंडोज और स्टैंडर्ड लिनक्स फेल्स इन रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट आईओटी environment primarily because high resources demand GPUs requires large amount of RAM storage and a powerful CPU, while small IoT devices have KBs of RAM and low power microcontroller। तो जैसे कि आपको बताया कि जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों हम लोग का फेल कर जाता है किसी भी IoT डिवाइसेस में। सबसे पहले तो वो फिट ही नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पे जो IoT डिवाइसेस है ये लो पावर, मतलब कि आपका केबीज में डाटा को भेजता है। ठीक है, और वहीं पे जो हम लोग का उसका मेमोरी भी बहुत स्मॉल होता है, और वहीं पे जो हमारा रैम होता है ये हाई मेमोरी डिमांड करता है, ये हाई रेट्स ऑफ डाटा डिमांड करता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है स्मॉल लेवल IoT डिवाइसेस में। ठीक है, यहाँ पे इसलिए विंडोज और लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं हम लोग IoT डिवाइसेस में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ जो थोड़ा देर पहले मैंने फर्स्ट टॉपिक पे किया था। सेकेंड पॉइंट है कि GPOs prioritize throughput, getting total work done over predictability. It cannot guarantee that a critical sensor reading task will execute within a precise millisecond, which is necessary for real time control। मतलब कि GPOs जो हम लोग का जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये प्रायोरिटी देता है कि मेरा जो टास्क है ये अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, पूरे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। वहीं पे जो RTOS जैसे सिस्टम होते हैं जो हमारे IoT में यूज होता है, ये टाइम को देखता है। ठीक है, ये देखता है कि मेरा कितने जल्दी मैं डाटा को ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, ये नहीं देखता कि मेरा कितने अच्छे तरीके से वो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, बस वो कितने टाइम्स में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, लाइक इन अ मिली सेकेंड और सम। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीपीओएस एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको मैं पहले ही बता रहा था। ओके, फिर हाई पावर कंजप्शन, जीपीओएस लैक्स एग्रेसिव पावर मैनेजमेंट फीचर ऑप्टिमाइज फॉर लॉन्ग टर्म बैटरी लाइफ अनलाइक एन आरटीओएस। अब जैसे बहुत सारे जो हम लोग आईओटी डिवाइसेस जो कि हम प्रोजेक्ट लेवल पे बनाते हैं, या जो भी नॉर्मल आईओटी डिवाइसेस सेंसर डाटा वाले आते हैं, उसमें स्मॉल बैटरी सेल्स लगे रहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे नॉर्मल रैम जो है वो बहुत पावर कंज्यूम करता है, तो उससे तो उनका काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, और हम लोग को लॉन्ग टाइम यूज के लिए अगर चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को उसके लिए एक ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि पावर कम कंज्यूम करे। ठीक है, तो दैट्स वाई GPOS is not suitable for small IoT devices और IoT devices। अब जो सेवेंथ वाला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ RTOS। दो एडवांटेजेस बताना है RTOS का। एक एडवांटेज तो आपके माइंड में आ ही चुका होगा, हम जितना समझा चुके, जितना बार बोल चुके हैं, और एक हम आपको बता देते हैं। सो गारंटीड डिटर्मिनिज्म, प्रिडिक्टिबिलिटी।
ठीक है. सो एन RTOS इज डिजाइन टू मीट स्ट्रिक्ट डेडलाइंस. इट इंश्योर्स दैट क्रिटिकल टास्क विल ऑलवेज एग्जीक्यूट एंड फिनिश विद इन अ स्पेसिफाइड प्रिडिक्टेबल टाइम. दिस इज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर कंट्रोल सिस्टम. जैसे कि मैंने बताया कि इसका टाइम कंस्ट्रेंट वाला जो फीचर है कि इतने टाइम में मेरा एग्जीक्यूट हो ही जाना चाहिए टास्क को. कितने अच्छे से हो रहा है ये उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा. दूसरा जो है इफिशिएंट मल्टीटास्किंग एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट. इट अलाउज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन टू बी क्लीनली broken down into independent tasks with defined priorities. The RTOS kernel efficiently manages the switching between these tasks, handling communication between them and manage shared resources like memory and peripherals. तो हमारा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कर्नल आता है वो जो बड़े बड़े टास्क होता है उसको स्मॉल स्मॉल टास्क में तोड़ देता है, और फिर जैसे मैंने आपको बताया था हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी में उसको सेट करके उसको फिर इन लोग एग्जीक्यूट करते हैं. तो ये इसका सेकंड पॉइंट है. सेकंड पॉइंट क्या था हमारा कि इफिशिएंट मल्टीटास्किंग एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट. मतलब जो यहाँ पर टास्क मल्टीटास्किंग है उसको इफिशिएंटली ब्रेक डाउन कर करके काम कर रहे हैं. ठीक है, प्रायोरिटी सेट कर करके काम कर रहे हैं. ओके, तो ये इसका दो एडवांटेज हो जाएगा. व्हाट इज फर्मवेयर, बायोस यूएस आपको सब बताए थे, ये इसका फर्मवेयर होता है. वापस से बता रहे हैं. Firmware is a low-level specialized software embedded directly into the non-volatile memory like Flash और ROM. ठीक है ना. सो ये एक लो लेवल स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि एम्बेडेड किया जाता है डायरेक्टली इनटू नॉन वोलेटाइल मेमोरी. नॉन वोलेटाइल मतलब रॉम ही होता है, वोलेटाइल हम लोग का रैम होता है. सो of a hardware device, it acts as the foundation operating code, providing the instruction needed for the device to power on, initialize its hardware components, CPU, memory, peripheral, and perform its primary function. And example, the BIOS of a computer, the control software on a microcontroller in an IoT sensor, or the program running a router. ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इसके एग्जाम्पल थे कि जो बायोस हम लोग का कंप्यूटर का होता है, द कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग का माइक्रो कंट्रोलर में होता है, और जो हम लोग का IoT सेंसर्स के अंदर पाया जाता है, या जो प्रोग्राम हम लोग का रूटर में रन करता है, ये सब हम लोग के फर्मवेयर के एग्जांपल में आते हैं. ठीक है, होप्स आपको समझ आया होगा. अगर नहीं समझ आया तो आप रिवाइंड करके देखिए एक बार. अगर फिर भी नहीं समझ आता आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे हम वापस से आपको सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाएंगे. ठीक है, 9th क्वेश्चन हम लोग का है व्हाई OTA अपडेट्स आर इंपॉर्टेंट. तो आपको जैसे पहले बताया ओवर द एयर अपडेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है. जो डिवाइसेस कंटिन्यूअसली रन करते हैं डाटा पे, अपडेट्स पे, उनके लिए OTA बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर थ्योरी टर्म में बात करें सो OTA ओवर द एयर अपडेट्स आर क्रिटिकल फॉर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ डिप्लॉयड IoT डिवाइसेस. सिक्योरिटी के बेसिस में अगर बात करें, they allow manufacturers to remotely patch security vulnerabilities that are discovered after deployment, protecting a device and network from attack. तो अगर ऐसा कोई भी मतलब समझ लीजिए कि आपका डिप्लॉयमेंट हो गया, उस टाइम आपका IoT डिवाइसेस फाइन टू वर्क है, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम अगर उसमें कोई भी सिक्योरिटी पैचेस आता है या कोई भी लैकिंग होता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे इस अपडेट्स को भेज सकते हैं अपने मेन कंट्रोलर में. मेन कंट्रोलर से डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड से यहाँ पे जो भी इसको कंट्रोल करता है उस चीज को देख के वापस से फिक्स कर सकता है. ठीक है, बग फिक्सिंग द प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू फिक्स फंक्शनल बग्स एंड स्टेबिलिटी इश्यूज विदाउट हैविंग टू फिजिकल रिकॉल और सर्विस मिलियंस ऑफ डिवाइसेस. ठीक है, अगर समझ लीजिए कोई बग आ गया आपके IoT सेंसर में तो आप डायरेक्टली उस चीज को अपडेट कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम से. ठीक है, और उस अपडेट को ओवर द एयर पास कर सकते हैं अपने IoT सेंसर में. आपको फिजिकली जाके उसको ठीक नहीं करना पड़ेगा. आप मत समझ लीजिए कि आप सब कुछ सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ठीक कर रहे हैं और ये ओवर द एयर उसको ठीक कर देगा. तो बग फिक्सिंग हम लोग के यहाँ पे बहुत आराम हो जाता है. ओके, इजी हो जाता है. Feature enhancement, they enable the addition of new feature compatibility, updates और performance improvement entering the device value and lifespan. तो जैसे कि आपको बताए थे कि नया फीचर भी यहाँ पे ये भेज सकते हैं. फीचर्स, अपडेट्स, डाटा, रिसोर्सेज, ये सब चीजें लोग ओवर द ईयर भेज सकते हैं अपने IoT सेंसर डिवाइसेस को. ठीक है, तो ये कुछ कुछ हम लोग के पॉइंट्स थे यहाँ पर कि हम लोग के OTA अपडेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. चलिए अब 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डिफरेंस बिटवीन बेयर मेटल एंड RTOS. तो ये पहले ही पढ़े हैं, फिर से पढ़ रहे हैं. Bare metal, the application runs directly on the hardware. Pros, ये minimal overhead होता है, smallest possible footprint, total control. Cons क्या होता है इसका कि developer must manually write all codes for scheduling, interrupts and drivers concurrency is difficult to manage. तो जैसे कि आपको पता होगा bare metal का मतलब डायरेक्टली आपको बताया था. इसका की पॉइंट क्या है, नो ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हेल्प से गाइड नहीं करता. ये सारा प्रोग्रामिंग हार्डवेयर पे लिखता है और हार्डवेयर पे रन करता है. तो यहाँ पे हम लोग का फुटप्रिंट बहुत लो रहता है. ठीक है, ओवरहेड बहुत कम रहता है, मिनिमल रहता है. तो ये टोटल कंट्रोल हम लोग को प्रोवाइड करता है. पर इसका कॉन्स क्या होता है कि डेवलपर को सब कुछ यहाँ पे खुद से लिखना पड़ता है, सारा कोड उसको शेड्यूल करना पड़ता है, इंटरप्ट्स को हैंडल करना पड़ता है, ड्राइवर्स को हैंडल करना पड़ता है और कॉन्करेंसी हम लोग यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए. अब फ्री RTOS पे हम लोग यहाँ पे आते हैं. RTOS पे आते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे. द एप्लीकेशन रन्स ऑन टॉप ऑफ अ कर्नल लेयर
ठीक है, मतलब कर्नल तो आप जानती है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट था, आपको समझाए। इसका प्रोस क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है रिलायबल प्रूवन स्ट्रक्चर फॉर कंकरेंसी, मल्टीटास्किंग, हैंडल शेड्यूलिंग ऑटोमेटिकली एंड गारंटीज टाइमिंग फॉर क्रिटिकल टास्क। मतलब कि जैसे कि आपको उस टाइम में बताया था कि मल्टीटास्किंग में लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ देते हैं और प्रायोरिटी सेट करके उस काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे गारंटी करता है टाइमिंग का फॉर क्रिटिकल टास्क एंड ऑटोमेटिकली शेड्यूलिंग दी हैंडलर्स। ओके, कॉन्स की बात करते हैं तो स्मॉल ओवरहेड रिक्वायर स्लाइटली मोर रिसोर्सेज देन बेयर मेटल, रिक्वायर लर्निंग द कर्नल एपीआई। इसका कंफ्यूजन क्या होगा, देखिए स्मॉल ओवरहेड यहाँ पे मतलब कि स्लाइटली रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पर ओएस को कट कर दे रहे हैं, आप सब कुछ खुद डायरेक्टली कर रहे हैं, तो फुटप्रिंट भी आपका कम रह रहा है बेयर मेटल में, बट वहीं पे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए अगर आप आरटीओएस को यूज कर रहे हैं तो आईओटी डिवाइसेस में। और यहाँ पे आपको कर्नल के एपीआईज को भी लर्न करना पड़ेगा, उसको आपको यूजेज भी जानना पड़ेगा। ठीक है, कैसे उसको कनेक्ट करके हम लोग यूज करते हैं। ओके, कंफ्यूजन यहाँ पे क्या निकल के आता है कि आरटीओएस इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, बेयर मेटल इज यूज्ड फॉर अल्ट्रा सिंपल और अल्ट्रा लो पावर रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स टास्क। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टास्क जब आप रन कर रहे हैं या बहुत लो लेवल पे कोई टास्क को रन कर रहे हैं तो बेयर मेटल उसमें सबसे अच्छे तरीके से काम करेगा, सबसे ज्यादा कंपैटिबल होगा। बट अगर आप हाई लेवल पे काम कर रहे हैं आईओटी डिवाइसेस में, अगर आपको प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, अपने टाइम में डिफरेंस नहीं आपको चाहिए, एक परफेक्ट टाइमिंग आपको चाहिए, लेस टाइमिंग चाहिए, तो उसके लिए आरटीओएस का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। होप सो आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है, I'm repeating again for that. You can comment me on the YouTube. I will ensure that your doubt is being cleared. And yeah, that was all. I hope so all the topics were cleared and all the things were clear. And we will meet in the next video, which will be day 12, I guess. Okay, bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.